हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, एज यू ऑल नो दैट वी आर रीडिंग टॉपर्स कॉपीज। सो लास्ट वाली वीडियो में हमने जो है सृष्टि देशमुख मैम की कॉपी का दो पार्ट कर लिया था। बेसिकली जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होता है एंड देन जो दो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। अब ये हम सेकंड कंपलसरी क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो रिमेनिंग है इस वाले में हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें मैंने एक चीज एक्स्ट्रा किया है कि दैट आई जस्ट हैव एडेड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस, लाइक अगर कोई थिंकर है तो उसको जस्ट सर्च किया, गूगल किया एंड और उन्होंने किस चीज़ पे क्या बोला हुआ है, तो वो चीज़ें मैंने ऐड ऐड ऑन किए करी है यहाँ पे। सो उससे काफ़ी हेल्प हो सकता है। ठीक है। सो just a disclaimer that ideally you have to watch at 1.5x, or if you are very comfortable with 2x then just go for it. Okay, because save your time. And what we can learn from these copies, like thinkers, like contemporary thinkers, जैसे कि इस वाले सेक्शंस में बहुत सारे thinkers ऐसे होंगे जो कि बियॉन्ड हमारे जो टॉपिक में होते हैं वो बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन में सूट कर जाते हैं, ऐसे थिंकर, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स। एंड देन कीवर्ड्स इन द सेंस आई मीन टू से लाइक कीवर्ड्स लाइक कुछ ऐसी कैची लाइंस हो गई जो हम यूज कर सकते हैं वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसी है। ठीक है। तो एंड डिमांड कैसे एड्रेस कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टुडे इज सिटीजनशिप एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो लेट्स सी। सिटीजनशिप इज द मेंबरशिप of a political community which is not only about getting civil political rights but also ensuring duties and feedback as a two-way process। तो बेसिकली यहाँ पे सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है। वेरी सिंपल, मतलब बहुत सिंपल सिंपल कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन की बात करा जाए तो इज द फ्री एंड इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेबर, पीपल एंड नॉलेज अक्रॉस कंट्रीज लीडिंग टू इंटर इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया दोनों का। अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या 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 सिमिलरिटीज हैं। लाइक इन द नैरो सेंस, in the narrow sense, though being citizens involve duties to own country and getting civil मतलब प्रॉपर्टी और पॉलिटिकल, इट मीन्स की वोटिंग वाला जो राइट है, एंड सोशल लाइक वेलफेयर राइट्स एज एज embraced by टी.एच. मार्शल। सो ये हमारे जस्ट वन सेकेंड, ये हमारे टी.एच. मार्शल थिंकर हैं, उनका आइडिया है। ठीक है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बाउंड्रीज ऑफ स्टेट आर ब्लरिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली शॉर्ट वे में समराइज करें थॉमस मार्शल का जो आइडिया है, वो ये बोलना चाहते हैं कि सिटीजन्स जो इन्वॉल्व है, जिनके पास ड्यूटीज है बट साथ ही साथ सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल वेलफेयर का राइट है। सो ये चीज राइट होते हुए देखा जाए तो ये ग्लोबलाइजेशन होने से ये बाउंड्रीज जो है स्टेट की वो ब्लर हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन की बात करा गया है यहाँ पे। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी हैज कॉमन सिटीजनशिप norms where people can move freely and adhere to common laws or rules। okay, सो ईयू की बात करिए कैसे वहाँ पे मतलब ओपन है सिटीजनशिप की, कॉमन सिटीजनशिप नॉर्म्स है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, अडियर कर सकते हैं कॉमन लॉज को। ठीक है। विथ विथ growing cultural homogenization and universal values, countries are encouraged to recognize equal rights for their citizens। okay, फॉर एग्जाम्पल जैसे सऊदी अरेबिया गिविंग राइट्स टू ड्राइव टू वीमेन, शोइंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल प्रेसिडेंट्स। इसका हाँ बेसिकली यही मतलब है कि जैसे जैसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू मतलब बाउंड्रीज हो रही है, ब्लर हो रही है दोनों की कंट्रीज की ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो
उससे जो है जैसे कुछ जो ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज हैं लाइक जिसमें बेसिक ह्यूमन बीइंग का राइट भी नहीं है विमेन को, तो वहाँ पे है कि जैसे सऊदी अरबिया में विमेन विमेन को राइट दिया गया है कि टू ड्राइव। ओके, नेक्स्ट है मार्क स्मिथ की बात करा जाए। मार्क स्मिथ टॉक्स अबाउट इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सिटीजनशिप। अब ये आइडिया अच्छा है, ये हम नोट कर सकते हैं। मार्क स्मिथ एंड सामने हम लिख सकते हैं इकोलॉजिकल सिटीजनशिप। लेट्स सी, अब इससे तो समझ में आ जा रहा है, बट लेट्स सी कि क्या आइडिया है इनका कि एज ग्रोइंग एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी एंड ग्लोबल सिटीजनशिप वैल्यूज ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स फेलो ह्यूमंस एंड even nature's plant animals has taken citizenship to a new realm। बेसिकली सिटीजनशिप को इकोलॉजी से कनेक्ट किया गया है कि कैसे सेंसिटाइजेशन बढ़ रहा है इन्वायरमेंट को लेके। सो ये आइडिया हम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टीएच मार्शल को हम नोट कर सकते हैं। एंड बेसिक जो थिंकर है ये मार्क स्मिथ का आइडिया जो इकोलॉजिकल सिटीजनशिप है, इसको जरूर से जरूर नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जगह पे हेल्प करेगा, ओपन एंडेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन सोशियो बट जीएस के पेपर में, इवन एसए में हम यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा एसए में। जब भी क्वेश्चन आए किसी में, जैसे इन्वायरमेंटल एसए का जो फॉर्मेट होता है कि वो आप उसको एनालाइज करते हो पॉलिटिकल स्पेयर, सोशल लेवल पे, एंड वन डायमेंशन इज इन्वायरमेंट लेवल पे। तो इन्वायरमेंट पे हम ये आइडिया लिख सकते हैं। तो जब हम ऐसे की कॉपीज पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे उसके भी इसको भी। तो फिर अभी देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो रिलीजन वाला चैप्टर से है। रिलीजियस रिवाइवलिज्म इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट indicates how orthodox followers of religion are trying to hold on to their religious practices, trying to spread them and keep alive the doctrines, practices, beliefs, and values central to religion. It includes religious fundamentalism as a movement to go back to ancient old singular textual interpretation of religion। हालांकि बहुत लंबा है, बट यहाँ पे बेसिकली सिंपली डिफाइन किया गया है रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये है कि एग्जाम्पल लिखा गया है कि एग्जाम्पल में जैसे जर्नैल सिंह भ्रंदावले जो थे, वो उनका जो सिख मूवमेंट को लेकर था आई थिंक 80s के टाइम में, तो उनका लिखा गया कि वॉज वन सच एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है ये रिवाइवलिज्म और फंडामेंटलिज्म का। देन कोटिंग कैथोलिक कम्युनिटीज and conservative interpretation during USA's election showed yes revival of religious institution and importance of and importance in politics। ये देखो अच्छा एग्जांपल है, दैट्स लाइक ये एग्जांपल अभी भी हम यूज कर सकते हैं कि कैथोलिक कम्युनिटी में कैसे कंजर्वेटिव, ऑल्दो यूएसए प्रेटेंड टू बी लाइक सेकुलर कंट्री एंड ऑल, बट जब पॉलिटिक्स की बात आती है तब वो भी कैथोलिक कम्युनिटीज जो है इंटरप्रिटेशन लेते हैं उसका या फोकस करते हैं। तो ये भी दिखाता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिक्स में, नॉट ओनली इन यूएसए बट इन इंडिया ऑल्सो वी कैन से सिमिलर ट्रेंड। ओके, नेक्स्ट रिवाइवल ऑफ रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस एंड रीइटरेशन ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल जैसे रिवाइवल ऑफ रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस एंड रीइटरेशन ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जैसे ऑपोजिशन in opposition to effort of Muslim women against triple talaq, yes, issuing fatwa or contribution of Muslim personal law, broad branches in each district are apt example of religion wants to reassert its importance in civil aspect of life। ये कहने का ये है कि जैसे रिवाइवल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, रिवाइवल ऑफ रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस एंड रीइटरेशन ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। जैसे ट्रिपल तलाक को लेके जब गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया था तो उसके अगेंस्ट में कई सारे फतवा वगैरह निकले थे। तो वो दिखाता है कि कैसे दे जस्ट वांट टू रिवाइवल देयर रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ये एग्जांपल यूज किया गया है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर बिल्डिंग टेम्पल
mosque, etc., or lynching on cow. Yes, vigilantism shows how religious symbols are being misused to spread communal hatred. ठीक है. Next, acceptance by UAE for temple in Abu Dhabi shows how religion occupies space even in diplomacy. ये भी अच्छा एग्जाम्पल है. ओके, गुड गुड. यहाँ पे बहुत सारी चीजें. आई थिंक व्हाट आई नोटिस्ड टिल नाउ दैट, जैसे मैंने बहुत सारी कॉपीज पढ़ी तो उससे मेरे को एक चीज समझ में आया कि जो टॉपिक्स होता है ना, वो बहुत ही सिंपल वर्ड यूज करते हैं और बहुत सिंपल वे में अपनी जो जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आइडिया है, वो प्रेजेंट करता है. और हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार कितना इजी था, इसको तो हम भी यूज कर सकते थे. दैट्स द थिंग दैट वी हैव टू लर्न. सो यहाँ से ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. एलोबरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस. ओके. Elaborate the contribution of religion in development of science. Okay, religion का science में कैसे contribution रहा है? तो science and religion has long been seen as a antithetical due to foundational values, yes, but they have operationally coordinated and contributed to each other's growth. कैसे? Although मतलब both एक दूसरे को ये contradict करते हैं, but कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट भी करते हैं. ऑपरेशन में, ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंट में एक दूसरे का यूज भी होता है. जैसे रिलीजन प्रोवाइड्स थ्योरीज और बिलीव्स व्हिच एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर साइंटिफिक टेस्टिंग. यस, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे यूज किया है. रिसेंट रिसर्च ग्रुप कंस्टिट्यूटेड टू स्टडी गुडनेस ऑफ काउ मिल्क, ओके, यूरिन एटसेट्रा. यस, पंचगाम कन्वोकेशन कैन ब्रिंग टू लाइट. मतलब ये एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जैसे कैसे गुडनेस ऑफ काउ मिल्क, यूरिन्स, ये काउ काउ एज अ सिंबल है मतलब रिलीजन में. तो उसको कैसे यूज किया जाता है साइंटिफिकली कि हाँ गुडनेस ऑफ काउ मिल्क की क्या क्या इंपॉर्टेंस है. ये एग्जांपल यूज किया गया. नेक्स्ट, रिलीजन प्रोवाइड्स religion provides a direction or historical perspective that allows science an open ground to refute its existence and establish rational logical analysis. Okay, historical perspective provide करता है science को, that allows science to ground the refute or existence. Okay, यहाँ पे खत्म कर दिया गया इसको. ये बेसिकली कंक्लूजन का पॉइंट हो सकता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ फंडामेंटलिज्म. फंडामेंटलिज्म के बारे में. फंडामेंटलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच अर्जेस ऑर्थोडॉक्स एंड ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ any doctrinal or religious text and strict adherence in all walks of life. तो फंडामेंटलिज्म के बारे को डिफाइन किया गया यहाँ पे. देन स्टीव ब्रूस का आइडिया लिखा गया है, इसको नोट करना चाहिए. ठीक है. स्टीव ब्रूस ट्राई टू गिव कॉजेज. अब कॉजेज लिखा जाता है कि यहाँ पे इट्स कॉजेज, क्या कॉजेज हैं, बट स्टीव ब्रूस मेंशन करने से एक वैल्यू एडिशन हो जाता है कि हाँ ये कॉजेज हम अपने हिसाब से नहीं बता रहे हैं, बट थिंकर ने बोला. ठीक. इट्स मोर लाइकली इन रिलीजियस it's more likely in religions with one single text जो सेक्रेड होता है. लाइक वो बोलते हैं कि कॉजेज क्या है. कॉजेज फंडामेंटलिज्म का ये है कि मोर लाइकली है ऐसे रिलीजन में जहाँ पे एक सिंगल टेक्स्ट पे बिलीव किया जाता है, जैसे बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब. ठीक है. दैट इज फाउंडेशनल, जो कि उनका फाउंडेशन है. अनलाइक ऐसा हिंदुइज्म में नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म हैज गीता, वेदा, उपनिषदा, पुराना, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे फंडामेंटलिज्म का जो आइडिया है वो थोड़ा कम काम करता है, बट जो वन सिंगल टेक्स्ट है, सेक्रेट थिंग्स है, वहाँ पे ज्यादा काम करता है फंडामेंटलिज्म. पॉलिटिकल एफिनिटी और अकोमोडेशन और inability to control can feed into fundamentalism. For example, जैसे खमेनी का एफर्ट ईरान में, एंड बगदादीज इन सीरिया, ये सब इनका एफर्ट. और कुछ एग्जांपल्स लिखा यहाँ पे. Then body of recruits available to spread the message and exercise social control is also necessary cause. Okay.
This is caused due to constitutional failure, poverty, illiteracy, unemployment, and lack of communal harmony. Feeling of distrust among communities, violence, and crime can also cause so. For example, जैसे म्यांमार आर्मी इज सपोर्टिंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो डिस्ट्रस्ट होता है जब कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रस्ट होता है, तो वो चीज वहां पे ये देखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आइडिया है ये सैमुअल पी हटिंगटन. एक, एक थिंकर है हमारे. तो उनका एक वर्क है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन. ठीक है. उसमें ये बोलते हैं कि व्हेन ग्रेटर कॉन्टैक्ट occur, people try to hold on to their religious identity or fundamentalist doctrine. ओके, जैसे अब समराइज किया जाए अगर ब्रॉडर वे में, तो ये बोलते हैं कि ग्रेटर कांटेक्ट, जब भी कांटेक्ट होता है, जैसे मान लो सपोज से कि किसी दो फॉरेन कंट्रीज के बीच में कोई कांटेक्ट चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं उस कांटेक्ट में कि जो कि रिलीजियस बिलीफ को इन्वोक कर सकता है या कुछ कर सकता है, तो लोग क्या करते हैं, उसके खिलाफ में आंदोलन या वगैरह करने लगता है मूवमेंट. तो इनका आइडिया था कि कल्चरल, इसी क्लास ऑफ सिविलाइजेशन में ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है. सैमुअल पी हटिंगटन बोलते हैं कि कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज जो प्राइमरीली कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी जो होगी वो प्राइमरी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगी पोस्ट कोल्ड वॉर. ठीक है. मतलब बेसिकली कहने का सेंस ये है कि जो मैंने कहा फ्यूचर वॉर जो होंगी, फ्यूचर वॉर्स वुड बी फॉट नॉट बिटवीन कंट्रीज बट बिटवीन कल्चर. तो ये आइडिया हम बेसिकली नोट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं, नॉट इन जस्ट सोशियो बट इन आईआर में यूज कर सकते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और हमास वाला. ठीक है. एसए में हम यूज कर सकते हैं. एसए में जो हमारा डायमेंशन होता है पॉलिटिकल, सोशल, वो जो स्टेपल वाला आइडिया है, तो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है. तो उसमें से जैसे आईआर का भी एक पर्सपेक्टिव हम दे सकते हैं, उसमें हम ये यूज कर सकते हैं कि कैसे जो है पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो अब कल्चर बेसिस पे होने लगा. ठीक है. रिलीजन बेसिस पे, कल्चर बेसिस पे. ठीक. नेक्स्ट हम देख सकते हैं द फंडामेंटलाइजेशन अपीयर्स एज अ डीपर malaise ऑफ स्ट्रक्चरल इशू देन merely अ सिंथेटिक और सुपरफिशियल इशू. ठीक है. तो ये इस क्वेश्चन में ये स्टीव ब्रूस और ये सैमुअल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से जरूर नोट करो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसेप्ट ऑफ पावर एलीट. पावर एलीट के बारे में पूछा है, तो सीडब्ल्यू मेंस, जब भी पावर की बात आएगी सीडब्ल्यू मेंस पावर एलीट की, तो सीडब्ल्यू मेंस आएंगे. तो सीडब्ल्यू मेंस इन हिज वर्क द पावर एलीट, ओके, ट्राई टू एक्सप्लेन द presence of elite in USA that constitute the ruling minority. Okay, deviating from classical notions of elites. Deviating from classical notion, जो classical notion है वो परेटो एंड मॉस्का का है, उससे कहीं आगे जाके ये डेविएट होके बताते हैं इसको पावर एलीट के बारे में. बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज, जो क्लासिकल नोशन ऑफ एलीट है वो है बेस्ड है किस पे, पर्सनल नोशंस पे. एनसीडब्ल्यू आर्ग्यूज दैट इट्स द मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस इज द मॉडर्न इंस्टीट्यूशन दैट कंस्टिट्यूट पावर एलीट इन सोसाइटी. अब यहाँ पे एक मतलब फिगर बनाया गया है, बहुत अच्छा मतलब रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम नोट कर सकते हैं. ठीक है. देन इसमें आता है जैसे मिलिट्री के बारे में है. मिलिट्री जो सीडब्ल्यू मिल्स का जो आइडिया है वही कि मिलिट्री, फेडरल गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन, ये तीनों के कमांड पोस्ट मिलके पावर एलीट बनते हैं. मतलब कहने का ये सेंस है कि हायर रैंक्ड और कम्युनल पोस्ट इन इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉरपोरेशन, मिलिट्री एंड फेडरल गवर्नमेंट एक्सरसाइज द मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग. ठीक है. यही मैक्सिमम डिसीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर एलीट. कि कुछ छोटे से लोगों में डिसीजन मेकिंग का राइट होता है, जो कि एक ब्रॉडर सोसाइटी पे अफेक्ट करता है. पावर दैट ओवर द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ नॉट ओनली द ओन कंट्री बट यस एल्सवेयर, अदर कंट्रीज में. जैसे डिसीजन फॉर न्यूक्लियर बॉम्बिंग जो जापान पे था,
वॉर ऑफ पोलर वॉर वॉज अ जो डिसीजन फॉर न्यूक्लियर बॉम्बिंग जापान was of power elite and had little public accountability of common US citizen. Okay, so ये कितना अच्छा एग्जांपल है कि जापान पे जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग करने की बात थी तो वो कुछ लोगों का जो पावर एलीट है उन्हीं का डिसीजन था, नॉट कि जस्ट पब्लिक का। पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी बनती है सिटीजन्स का, जो कॉमन पीपल है। अब क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्या है? हिज एनालिसिस इज ओनली ऑन हिज एनालिसिस इज ओनली ऑफ यूएस अमेरिकन सोसाइटी। ओके, एंड हाँ, ये क्रिटिसिज्म आता है कि ये बेसिकली अमेरिकन सोसाइटीज को देख के थ्योरी बना रखे हैं, जो कि जनरलाइज नहीं हो सकती है पूरे वर्ल्ड में। सो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज लाइक जैसे रिलीजन्स एंड caste based institutions exercise power even in, yes, democracy, day to day life, for example in India. Okay, सही बात है। Then Mills argued that elite have common social background. Okay, due to some schools in interactions and are frequently interchanged within institution, hence they exert control. ठीक है, ये कुछ क्रिटिसिज्म लिख दिया गया है। और यहाँ पे जो आइडिया है, ये एग्जांपल मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और ये फिगर हम नोट कर सकते हैं, और बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Critically examine to what extent secularization in the modern society is contested term. ठीक है, secularization is seen as the reduced importance of religious belief, practices and norms in the day-to-day life of a human and in society. Various manifestation have been observed. क्या क्या manifestation है? Reduced church attendance. Okay, reduced church attendance in modern societies and services is seen as a parameter of secularization. ठीक है, सही बात है, चर्च अटेंडेंस कम हुई है। देन अर्बनाइजेशन ऑल्सो, मतलब अर्बनाइजेशन हैज प्रिवेंटेड वैल्यूज लाइक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। यस, डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, फॉर एग्जांपल persons traveling in buses, train, eating in same restaurant. Individualization, yeah, individualism has promoted secularization as more emphasis on personal freedom, yes, choices rather than what religion prescribe. Like जैसे countries have legalized gay marriages, people are choosing own partners, live in relations no longer a taboo in urban India. ठीक है, next, modern technology of abortion, IVF technology, surrogacy, etc. are breaking barriers and belief of religious doctrine or rituals of sacrifices to cure babies or have them. Industrial production and modernization is also fueling secularization as modern education has nearly replaced religious textual readings at homes. Value of universalism and democracy are thus spreading. Socialization also functions is socialization function is taken over by technology, like just iPad, AI tools, yeah, AI toys. Hence, the parents, grandparents' role and consequence intergenerational transfer of mythological religious stones in is diminishing. बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकुलराइजेशन के बारे में बोला गया था कि सेकुलराइजेशन के पहले वह डेफिनेशन दे दिया गया, देन कैसे मैनिफेस्टेशन रहा है, क्या ऑब्जर्व किया गया। तो पहले तो चर्च का अटेंडेंस कम हुआ है, चर्च पे अटेंडेंस या डिपेंडेंस कम हुआ है, and due to secular idea. Then urbanization also helps the people to like organize and वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं एक दूसरे को किस पे बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस वैल्यूज, लाइक पीपल आर ट्रेवलिंग बसेस, ट्रेन, रेस्टोरेंट में सेम में खाना खाते हैं। इंडिविजुअलिज्म ऑल्सो प्रमोटेड द सेकुलराइजेशन, कैसे कि पीपल आर लाइक पीपल जैसे गे मैरिज लीगलाइज हो रही हैं, ओपन own partners, choosing own partners, live in relations also एक टैबू नहीं हो रहा है अर्बन इंडिया में। एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बोला कैसे एबॉर्शन एंड आईवीएफ टेक्नोलॉजी, सरोगेसिस वगैरह, ऑल्सो ब्रेकिंग बैरियर्स बिटवीन बिलीफ ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन एंड रिचुअल्स ऑफ सैक्रिफाइसेस एक्सेट्रा।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, मॉडर्नाइजेशन इज ऑल्सो फ्यूलिंग सेकुलराइजेशन। ठीक है, एजुकेशन ऑल्सो हेल्प एंड सोशलाइजेशन में कैसे अब आईपैड और एआई टॉयस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बट दीज हैज बीन कंटेस्टेड बाय सेवरल स्कॉलर्स। कौन कौन से स्कॉलर हैं, जैसे इसमें थॉमस लकमैन। थॉमस लकमैन का जो आइडिया है, वर्क है इनविजिबल रिलीजन, ये इन्होंने किताब लिखी थी 1967 में। उसमें ये बोलते हैं कि स्टेट्स दैट रिलीजन इज प्राइवेटाइज्ड एंड पीपल स्ट्रेस ऑन यस baptism kids attending संडे स्कूल्स और होम बेस्ड प्रैक्टिसेस। बेसिकली यहाँ पे आइडिया क्या है, जैसे इसमें मैंने कुछ एडिशन किया है कि रिलीजन हैज शिफ्टेड फ्रॉम चर्च सेंटर टू मोर इनविजिबल एंड अनएक्सपेक्टेड फॉर्म्स। तो कैसे रिलीजन प्राइवेटाइज्ड हुआ है। देन सिविल सिविल रिलीजन, ये वर्क है किसका, रॉबर्ट बेला का। उसमें ये बोलता है कि न्यू बेसिस ऑफ एलिजियंस इन नेशनल फेस्टिवल्स heroes works working similar ethos of dedication. Then elections in India reflect that religion caste matrix plays huge role in uh, huge role in candidate selection, victories, yes, conferences, etc. Okay, fundamentalism and revivalism due to in indoctrination, Taliban and jihad are such examples हैं। ठीक है, न्यू रिलीजन, न्यू रिलीजियस मोमेंट ऑफ सेक्ट एंड कल्ट, लाइक जैसे महेश योगी का मूवमेंट एंड स्पॉन आर्ट ऑफ लिविंग, न्यू न्यू पेंटो न्यू क्या लिखा यार, कॉस्ट कॉस्टलिज्म। ओके, न्यू पेंटो कॉस्टलिज्म, ओके, आर इंस्टेंसेस ऑफ countries continued existence. Then hence secularization theories is much contested in contemporary society. तो यहाँ पे ये पहले तो कुछ एस्पेक्ट बताया गया है, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि कैसे जो है सेकुलराइजेशन के क्या क्या कैसे ऑब्जर्व किया है मॉडर्न सोसाइटी में, क्या उसका परफॉर्मेंस या एग्जिस्टेंस रहा है उसके बारे में। देन ये बताया गया कि नहीं नहीं, कुछ कुछ थिंकर्स इसे कॉन्टेस्ट करते हैं, या कंटेस्ट करते हैं इसको, जैसे इनविजिबल रिलीजन थॉमस लकमैन, ये आइडिया हम लिख सकते हैं। सिविल रिलीजन रॉबर्ट बेला का, थॉमस लकमैन बोलते हैं कि रिलीजन जो है प्राइवेटाइज्ड हो गया है। एंड इधर फंडामेंटलिज्म एंड रिवाइवलिज्म ड्यू टू, ये इसके भी इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, जैसे तालिबान, जिहाद, ये सब। न्यू रिलीजियस मूवमेंट चल रहा है, जैसे महेश योगी का मूवमेंट, इस्कॉन एंड आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंट्राजेनरेशनल एंड इंटरजेनरेशनल सोशल मोबिलिटी। वाई सोशल मोबिलिटी स्टडीज नॉट इन adequately accounted for the position of women. Comment. According to Pitrin Sorokin, social mobility is the transmission of an individual or group from one social position to the other. Okay. इंटरजेनरेशनल एंड इंटरजेनरेशनल की बात करें तो यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स विद इन द सेम जनरेशन। यस, सेम जनरेशन में होता है इंट्रा जनरेशन, एंड इंटर जनरेशन मतलब टू और मोर जनरेशन में होता है। देन ये डाउनवर्ड मोबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज अ विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ये एग्जांपल है। अपवर्ड मोबिलिटी होती है, अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ अ सन ऑफ अ फार्मर हु वर्क्स हार्ड एंड गेट एजुकेटेड एंड अ जॉब इन कॉर्पोरेट सेक्टर सोर्स इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। ठीक है, then due to sudden and immediate changes like lottery, a poor beggar can become rich। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म चेंजेस लाइक माइट बी रिक्वायर्ड एंड कंटिन्यूड एफर्ट मे टेक टाइम टू मैनिफेस्ट। अब सोशल मोबिलिटी स्टडीज have tried to study impact of several changes. For example, Lipsey hypothesis of how industrialization promoted social mobility, ये आइडिया हम नोट कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन एज अ सोर्स ग्रोथ इनेबलर कैन
cause social mobility, especially in achievement oriented society. Yes, इकोनॉमिक मोबिलिटी की बात करा जाए तो ये है जैसे bourgeoisization thesis due to sovereign welfare state and strict values. Thus, studies did not adequately account for mobility among women. This contestation by feminist scholars, जैसे feminist scholar Anna Clay and others जो है वो बोलते हैं कि women continue to be oppressed irrespective of geographical और temporal consideration. बेसिकली एक फेमिनिस्ट को भी मान सकते हैं, एक क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, बिलीव करते हैं कि जिसमें वे बताते हैं कि वुमेन्स की क्या पोजीशन है, कि वुमेन जो है कितना भी जोग्राफिकल चेंजेस आ जाए, टेम्पोरल चेंजेस है, तो वुमेन आर टू बी ऑप्रेस्ड. So these studies fail to recognize that the public sphere continue to be dominated by men. Hence, workplace study is only half of the reality. पैट्रियार्कल माइंडसेट की बात करें तो इसमें आता है हाउस होल्ड डिवीजन ऑफ लेबर कंटिन्यू टू रिलेट विमेन एज सेकेंड सेकेंड क्लास सिटीजन. रादर इसमें आ जाएगा जैसे रादर फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी is occurring due to male urban migration, lack of property control by women. Like लगभग जो 5% तक लोग जो है बोर्ड मेंबर इन कॉर्पोरेट जो है वो विमेन है. पिंक कॉलराइजेशन सस्टेन्स सबऑर्डिनेट स्टेटस ऑफ वुमेन. तो ये बताया गया यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे अगर देखें तो हम इंटरजेनरेशनल और इंटरजेनरेशन के बारे में यहाँ पे डिवीजन बताया गया है. देन उसके बाद यहाँ पे सोशल मोबिलिटी के बारे में बताया गया, लाइक हाइपोथेसिस एंड एजुकेशन कैसे हेल्प करता है, इकोनॉमिक मोबिलिटी कैसे हेल्प करती है. ठीक है, फेमिनिस्ट का पर्सपेक्टिव यहाँ पे लिखा गया है. देन कैसे जो है पब्लिक स्पेयर का जो है कंट्रीज का जो पब्लिक स्पेयर कंट्रीज है वो कैसे डोमिनेट किया जाता है मेन के द्वारा. और पैट्रियार्कल माइंडसेट यहाँ पे बताया गया, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात किया गया. नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इस कॉपी का. तो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाली कॉपी 3 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो. देन यहाँ पे देखते हैं जैसे प्रेशर ग्रुप के बारे में पूछे ना, क्रिटिकली एग्जामिन रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने में क्या है. प्रेशर ग्रुप्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस or pressure on ruling dispensation to advance interest of their group or people they represent. बेसिकली प्रेशर क्रिएट करना, ये हम GS2 में भी ये टॉपिक मेंशन है प्रेशर ग्रुप का. ठीक है, डेफिनेशन. एंड देन देखते हैं प्लूरलिस्ट क्या बोलते हैं. प्रेशर ग्रुप एज एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ मल्टीपल पावर सेंटर्स इन सोसाइटी एक्सरसाइजिंग कंट्रोल. ठीक है, and pressure groups like जैसे trade unions, student union, corporate industry bodies put forth their viewpoints to be accommodated. Okay, it allows representation and articulation of interest and viewpoints of diverse sections is strengthening democracy. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हेल्प करता है कि डिफरेंट सेक्शंस के व्यू पॉइंट्स कलेक्ट करने में रिप्रेजेंटेशंस डिफरेंट सेक्शंस को मिल जाता है ड्यू टू प्रेशर ग्रुप. बट दिस मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू. ये कुछ पॉजिटिव इसका रोल बताया गया यहाँ पे. कैसे प्लूरलिस्ट क्या बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स लाइक ये. आप कुछ इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बताते हैं. कॉन्स बेसिकली कि प्रेशर ग्रुप फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी. सो प्रेशर ग्रुप इस बेसिस से फॉर्म होते हैं एंड कैन अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड प्रमोट इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी. यहाँ पे आइडिया है रेमंड एरन का. रेमंड एरन क्या बोलते हैं. रेमंड एरन सेज दैट गवर्नमेंट देन बिकम्स अ बिजनेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है बिजनेस कॉम्प्रोमाइज पे आ जाती है, बिजनेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज बन जाती है ऐसे में. सो दिस अंडरमाइंस मेनी पॉलिसीज, इम्परेटिव्स एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. जैसे इसमें आ जाता है गवर्नमेंट
government listen to pressure groups based on its own consideration of future interest. Yes, hence it might not play the role of honest broker. ये एलेक्सिस टर्किया वेली का आइडिया है। ये चीज उन्होंने उनकी एक किताब थी, उनकी दो किताबें हैं। एक किताब थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जिसमें उन्होंने यही बोला है, जिसमें उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि गवर्नमेंट के बारे में और सिटीजन्स के बारे में, रिलेशंस, प्रेशर ग्रुप, बहुत सारी चीजें बोली हैं उन्होंने। तो इसी में ये बोलते हैं इसके बारे में, ऑनेस्ट ऑनेस्ट ब्रोकर। एंड दूसरी इनकी किताब थी द ओल्ड रिजीम एंड द रेवोल्यूशन, और यू कैन से द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिकॉज ये फ्रांस से थे, तो फ्रांस के बारे में इन्होंने बहुत सारा लिखा है, जो इक्वलिटी इक्वलिटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल। सो ये हमारी कॉपी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट कॉपी, लेट्स सी कि कौन सी कॉपी पढ़ते हैं। वैसे आई एम गोइंग टू रीड ईदर मेधा आनंद, मेधा आनंद मैम की कॉपी, जो कि जिनका AIR 13 था, और इनके मार्क्स जो थे 310 थे, जो 2023 का हाईएस्ट भी था। तो ये कॉपी हम पढ़ेंगे। और दूसरी कॉपी हम पढ़ेंगे, आई थिंक लक्ष्य, यक्ष, यक्ष और लक्ष्य, आई एम कंफ्यूज। यक्ष शायद है, यक्ष, यक्ष चौधरी, जिनका जो है AIR 6 था, आई थिंक 2021 में। इनके मार्क्स मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, बट हम ये दोनों कॉपी अब हमारी लिस्ट में होगी। ये नेक्स्ट कॉपी हमारी मेधा आनंद मैम की कॉपी है, यक्ष चौधरी मैम की कॉपी। तो ठीक है गाइज, तो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।